गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि क्विक बुक हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। इसमें आधुनिक भारत का ये चैप्टर 3 है, अंग्रेजों की भारत विजय चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत विजय। इसमें सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में क्या है, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से कई यूरोपीय कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए। सब उस पहले क्या होता था कि प्रारंभ में ये कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करते थे और उसके बदले उन्हें व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त करते थे। समय के साथ इसमें परिवर्तन आया, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। भारतीय राज्यों की आपसी ईर्ष्या एवं धन लोलुपता को लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने लगी। जहाँ तक 18वीं शताब्दी तक की बात है तो एक ओर जहाँ मुगल शक्ति छिन्न हो रही थी, उनकी शक्तियाँ छिन्न हो रही थी, कमज़ोर पड़ गई थी, वहीं दूसरी ओर भारत में कोई केंद्रीय शक्ति का अभाव था, जिसका अंग्रेजों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और अपने साम्राज्य का बीजारोपण किया। प्रारंभ में क्या था, इन कंपनियों के बीच एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली और अंग्रेज इन संघर्ष में सफल होने के बाद भारतीय राज्यों को क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा एवं सिख आदि को जीतना प्रारंभ किया। 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो 1857 आते आते अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया और इन्हीं यूरोपीय कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुआ था इन्हीं को हमें जानना है। चलिए देखते हैं। इसमें आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है और भी चीज़ें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो चुकी थी, तो पुर्तगाली व डच कंपनियां पहले ही परास्त हो गई थी। वहीं डेनिश कंपनी 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई थी। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां थीं जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार थे। अतः दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियों फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। तो ये यूरोप में ही ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसी के साथ ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत ऐसे हुई। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन बार्ने द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। तो ये तात्कालिक कारण था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोर्ने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। ठीक है, इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। तो इस विजय में इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी विजय रहे और यह विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या था, फ्रांसीसियों का तोपखाना। अब देखते हैं आगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक्सला सैपेल की संधि जो कि 1748 में हुई से हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में हुआ और इसमें जो संधि हुई एक्सला सैपेल की संधि 1748 के साथ ही समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईबर्ग
फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। तो इसमें दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी बराबर रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध में से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से यह पता चल गया कि अब भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को भी परास्त किया जा सकता है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 तक था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क की 1748 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति तब बन गई जब मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसे में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। तो एक तो हैदराबाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, दूसरा कर्नाटक में गद्दी के लिए इनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन किया। तो यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया था और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का। ठीक है, 1749 में अम्बेर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग दोनों मारे जाते हैं और मुजफ्फर जंग को नवाब बना, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया जाता है। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। ठीक है, अब मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया गया, जिसमें मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंद्री और एल्लौर भी था। ध्यातव्य है कि इसके पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे। ठीक है, डुप्ले ने हैदराबाद में बूसी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी हो गया। अब आगे, एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी और जब त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, वे अंग्रेजों से परास्त हो गए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब ये सब चल ही रहा था, तब तक फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बना दिया, भारत भेजा। ठीक है, बनाकर उसे भारत भेजा। गोडेहियो के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत होते हैं। तो 1754 में पांडिचेरी के युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति होता है। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। तो इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध में। यह 1758 से 1763 तक चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। ठीक है, यूरोप में फ्रांस, ऑस्ट्रिया को, इंग्लैंड, प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा। ठीक है, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। 1758 में लाली ने
फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रह गया। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से बुलाया, जो कालांतर में उसकी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दी और इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध, जो 22 जनवरी 1760 को हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे एवं जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत सन 1763 में पेरिस की संधि से होता है। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी, पर अब वे फ्रांसीसी के बारे में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी, सारी फैक्ट्रियां तो अंग्रेजों ने उनकी लौटा दी, लेकिन अब वो फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती थी। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक था। अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के विचार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसियों के हार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के आगामी सर्वेसर्वा अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, अब अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या है जान लेते हैं। फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी। वह ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी। ठीक है, तो यह सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमज़ोर थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, मुंबई, मद्रास था, वहीं फ्रेंच कंपनी के पास केवल दक्षिण भारत में सीमित था। ठीक है, परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। तो पहले कारण है कि राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता, दूसरा है कि आर्थिक स्थिति फ्रेंच कंपनी की कमज़ोर थी अंग्रेजों की तुलना में। अंग्रेजों का सैनिक संगठन फ्रांसीसियों की तुलना में श्रेष्ठ था, तो यह सैन्य संगठन भी। फिर उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा, जैसे डुप्ले की वापसी, बुडुएनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव, लाली की अति आक्रामकता जैसे कारक पतन का कारण बने। तो अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव भी देखा जाता है। बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इससे बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए और वो जीत गए। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का अब अधिग्रहण देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। केवल 8 वर्ष के अल्पकाल अर्थात 1757 से 1764 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल में कंपनी की संप्रभुता स्थापित हो गई। 1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो यह 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया ये शाही फरमान था। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो ये शाही फरमान था जो प्रमुख कारण था इनके बीच संघर्ष का। ठीक है,
दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि कंपनी के अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अधिकारी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत व्यापार पर कर न चुकाने के लिए भी करने लगे। इससे नवाब को राजस्व की हानि हुई। ठीक है, अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहाँ से भागने पर विवश कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके अंग्रेजों को वहाँ से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने वहाँ से भाग जाते हैं और फुल्टा द्वीप पर शरण ले लेते हैं। ठीक है, कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना का उल्लेख मिलता है जो 20 जून 1756 को घटित हुआ था। और इसको बताया किसने है, तो इसे हॉलवेल ने प्रस्तुत किया है। उसी के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिनमें महज 23 ही जिंदा बचे। तो इसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो कि 20 जून 1756 में घटा था। नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया, लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। अंततः सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि के लिए विवश होना पड़ा, जो कि फरवरी 1757 में हुई थी। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किले बंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार, नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। तो ये अलीनगर की संधि के फलस्वरूप हुआ था। कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ और ढुलमुल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों के इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, जैसे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान, अमी चंद, ये सभी इसमें शामिल थे। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भी भूमिका अहम है। अब ये सब परिस्थितियां बन रही थी, तो इसी समय अब प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः युद्ध से पूर्व ही यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह विश्वासघात का युद्ध था। अगले दिन हुए युद्ध में दोनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीर गति को प्राप्त हो गए। मीर मदान और मोहनलाल, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। तो सिराजुद्दौला की हत्या मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा करवाई थी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध का परिणाम और महत्व देखते हैं। कंपनी अब एक राजनैतिक शक्ति बनकर उभरी। ठीक है, पहले कंपनी व्यापारिक के लिए आई थी, अब एक राजनैतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल में के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसे वहाँ किंग मेकर या नृप निर्माता की भूमिका अदा की। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनैतिक शक्ति को स्थापित तो किया ही, साथ ही अंग्रेजों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी। इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिससे उनकी सैन्य शक्ति को मजबूती मिला और अंग्रेज इसी खजाने के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। युद्ध पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। अब मीर कासिम का नवाब बनना,
प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का पहले नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाई और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। इससे उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर कंपनी को मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसीटर्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। अब मीर कासिम और कंपनी। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता किया, जिसमें वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है, उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया, वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया गया। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। ठीक है, तो तनाव इनके बीच आ गया। सैन्य सुधार किया और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया, जिससे इनके बीच तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लगाया गया, जो सभी के लिए था। परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। स्मरणीय है कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो अली गौहर जिसका नाम था, पहले ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुन्नर ने किया था, और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हो गई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बक्सर युद्ध का परिणाम और महत्व देखते हैं। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे, इसीलिए उनका सैन्य दृष्टिकोण की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी सफलता थी। इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। अब देखते हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव को भेजा गया, जो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि यह 12 अगस्त 1765 को हुई। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई। इसके तहत क्या हुआ देखते हैं। इसके तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखते हैं, जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई। यह संधि क्लाई एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया।
नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया। तो ये इलाहाबाद की दोनों संधियां हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन। ये 1765 से 1772 ईस्वी तक रहा। 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दी गई कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। ठीक है, कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या था? प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया, क्योंकि नवाब के पास समस्त प्रशासनिक दायित्व तो था, लेकिन उसके पास राजस्व वसूली, दीवानी अधिकार नहीं थे, वो कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट है इलाहाबाद की प्रथम संधि। 12 अगस्त 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। अब इसका प्रभाव देखते हैं। प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में इसमें वृद्धि तो हुई, लेकिन बंगाल के लिए यह अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिसने प्रशासनिक व आर्थिक संरचना को ही, चूंकि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, अतः भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण कृषि एवं कृषकों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाने से जान माल की बड़े स्तर पर क्षति हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। अब देखते हैं बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव। यह 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767 तक रहा। वेंसीटाट यह 1760 से 1765 तक रहा। वेरलेस्ट यह 1767 से 1769 तक रहा। कर्टियर यह 1769 से 1772 तक रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाई द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त कर बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया और छद्म मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बंगाल तो देख लिया हम लोगों ने, अब मैसूर देखते हैं। तो मैसूर की प्रारंभिक स्थिति। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंजराज के हाथों में आ जाती है। हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है और फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। नोट देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि हैदर पेशवा माधवराव से परास्त तो होता है और मराठों को चौथ भी देने को विवश होता है, किंतु माधवराव की मृत्यु के बाद पुनः अपने क्षेत्रों को वह वापस जीत लेता है। थोड़े ही समय में मैसूर का एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या का सबब बनता है। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी, जिसे व्यवहारिक रूप
देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, जो 1767 से 1769 तक था। 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। परंतु कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली की ओर आगे आ जाता है। अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखते हैं। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि, मद्रास की संधि, जो कि 1769 के बाद समाप्त हो गई थी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। और इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात स्वीकार करी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ था। एक बार पुनः अंग्रेजों और हैदर के बीच संबंध कटु हो गए जब 1770 से 71 में मराठों ने उस पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी। यह 1769 की मद्रास की संधि की शर्तों का उल्लंघन था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में अरकाट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। इस युद्ध में निजाम व मराठों ने उसका साथ दिया। उसने अंग्रेज कर्नल बेली को पूरी तरह परास्त कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। 1780 से 81 का वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, क्योंकि जहां अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। भारत में भी मैसूर निजाम एवं मराठा का त्रिगुट इनके विरुद्ध लड़ रहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकुट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन गुट के बिखर जाने से हैदर अली के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। 1781 में हैदर अली और अंग्रेज जनरल सर आयरकुट के नेतृत्व में इनके बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ। लेकिन अंग्रेजों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों से युद्ध में मिली पराजय से उत्पन्न मानसिक क्षति व घायल होने के कारण 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि, जो कि 1784 में हुई थी, कर ली। ठीक है, चलिए अब टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनता है। टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू को एक साथ कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ आदि का ज्ञान था। उसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत कैलेंडर का प्रचलन किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। 1796 में अंग्रेजी नौसेना से मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मौलीदाबाद, वजीदाबाद, मंगलोर आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का भी निर्माण किया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारा। तो टीपू सुल्तान जो था फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और अपने को नागरिक टीपू पुकारा।
जब 1791 में मराठा घुड़सवारों से श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही। इसी उद्देश्य से उसने आधुनिक उद्योगों का स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया। उसने देशीय तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक गुमास्तकों का नियुक्त किया तथा कई उद्योगों को राजकीय सहायता दी। विदेशी व्यापार तथा अपने समकालीन विदेशी राजाओं से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए टीपू ने फ्रांस, तुर्की, ईरान तथा पेगु वर्मा में अपने व्यापारिक दूत तथा अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। उसने बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस एवं अरब के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। टीपू अपने व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति उसने सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उसने कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया। तो पौलीगरों के पैतृक अधिकार को वो जब्त कर लिया। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। टीपू को उसकी वीरता के कारण शेरे मैसूर कहा जाता था। उसका मानना था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू को यह श्रेय दिया जाता है कि वह प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। तो इस तरह टीपू सुल्तान के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ। टीपू मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं था। फलस्वरूप उसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने इसी आधार पर तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। तो इसी कारण अंग्रेजों ने इसी आधार पर युद्ध किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। परिणामतः कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए वेल्लूर और बेंगलोर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने पुनः हैदराबाद के निजाम और मराठों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। हर्जाना न देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा। ठीक है। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार मिला। मराठों को टुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को भी पंगु कर दिया। तो इस तरह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति हो जाता है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। 1700 एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। तो इस तरह मैसूर भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। अब चलिए आंग्ल मराठा संघर्ष देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 45 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद माधवराव
ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या करवा दी। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया, तब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेज़ों से मदद मांगी और उनसे सूरत की संधि, जो कि 1775 में हुआ, कर ली। यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ती है। तो सूरत की संधि क्या है देखते हैं। 1775 में हुई थी। इसके तहत पेशवा पद के बदले नजराना तथा सालसेट, बसीन और थाड़े का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ और सूरत एवं भड़ौच का राजस्व भी अंग्रेजों को दिया जाना तय हुआ। इसके बदले अंग्रेज राघोवा को पेशवा बनाने पर सहमत हो गए। सूरत की संधि बम्बई का अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी, जिसका कलकत्ता अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में सूरत की संधि के तहत कर्नल किटिंग के नेतृत्व में जब एक अंग्रेज सेना सूरत पहुंची तो मराठों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। हालांकि पूना में मराठों का अधिकार बना रहा। युद्ध पश्चात पुरंदर की संधि हो जाती है। पुरंदर की संधि देखते हैं 1776 में हुई। इसके तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघवों का समर्थन नहीं करेगी, किंतु सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। ठीक है। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वह कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। इससे पहले जो सूरत की संधि हुई थी वो बम्बई की अंग्रेजी सरकार के साथ हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने पुरंदर संधि का विरोध किया। परिणामतः बम्बई सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। 1779 में पश्चिमी घाट में इस तलगांव की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजय झेलनी पड़ी। फलस्वरूप बम्बई सरकार को पूना दरबार से बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ठीक है। तो यह बम्बई सरकार के साथ लड़ी गई कौन सा युद्ध था? तालगांव की लड़ाई। इसमें फिर उसके बाद बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों को। तो बड़गांव की संधि देखते हैं 1779 के तहत 1773 के बाद बम्बई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। वारेन हेस्टिंग्स के लिए यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी, फलतः उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। कालांतर में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच सालबाई की संधि होती है। ठीक है। अब सालबाई की संधि देखते हैं 1782 में होती है। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से संपन्न होती है। यह सालसेट और एल्फेंडा अंग्रेजों के पास रहने दिया गया और कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इसी समय से फडणवीस, इसे मराठों का मैक्यावली कहा जाता है, तो फडणवीस एवं महादजी सिंधिया के मध्य प्रभावशीलता का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब 1800 में फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया। इसने सिंधिया व होलकर को परस्पर लड़वाकर अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की सोची। उधर सिंधिया व होलकर भी इसी प्रयास में थे कि पेशवा उनके प्रभाव में आ जाए। इस संदर्भ में पेशवा ने 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी, तो होलकर ने पेशवा तथा सिंधिया की सम्मिलित सेना को हदपसर नामक स्थान पर पराजित किया। तत्पश्चात पेशवा ने भागकर बसीन में शरण ले ली, जहां उसने अंग्रेजों से बसीन की संधि की। तो बसीन की संधि के अंतर्गत क्या था? इसके तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी। इसके तहत पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। गुजरात तथा तुंगभद्रा नदी के द्वाब क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। मराठों के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, क्योंकि इस संधि के प्रावधान मराठा सरदारों के लिए अपमानजनक लगने लगा। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह 1803 से 5 के बीच हुआ। बसीन की संधि को कालांतर में मराठों द्वारा चुनौती दी गई। दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया।
तो आर्थर बलेजली के नेतृत्व में दक्कन में किया और जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया। 23 सितंबर 1803 को आर्थर बलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। उत्तर भारत में जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुछ महीनों में ही अंग्रेजों ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में मराठों के कई क्षेत्रों को जीता। परिणामतः भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से 2 संधियाँ, एक देवगांव की संधि एवं सूरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में करनी पड़ी। तो ये लोग 2 संधियाँ किए। बाद में होलकर ने भी राजपुर घाट की संधि की। अब देख लेते हैं अंग्रेज तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। ठीक है, तो ये संधियाँ है, ये वर्ष है और संधि पक्ष। तो सूरत की संधि 1775 में होती है। यह रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में होती है। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच होता है। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होता है। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच होता है। सूरजी अर्जनगांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच होता है। राजपुर घाट की संधि 1805 में होता है। यह होलकर तथा अंग्रेजों के बीच होता है। नागपुर की संधि 1816 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच होता है। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच होता है। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होता है। अब मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। यह 1816 से 1819 तक चला। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। इसका तात्कालिक कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीतियाँ भी थी। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। ये पिंडारी कौन थे, देख लेते हैं। पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में अपनी सेवा देते थे। ये लूट मार करने वाले दलों के रूप में होते थे। इनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुई थी। ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले उन्हें लूट से प्राप्त रकम का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। तो पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की जो प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। मराठों ने पूना के अंग्रेज रेजिडेंट व अन्य कैंपों पर हमले किए। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः दोनों के बीच पूना की संधि होती है। तो पूना की संधि और पेशवा का अंत देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पेशवा के साथ एक संधि की गई, जिसके अनुसार पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा के अतिरिक्त सिंधिया, भोसले आदि ने भी संधियों के माध्यम से अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। संधि के बाद पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया गया। तो पेशवा का पद 1818 में समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बनाकर बिठूर कानपुर में भेज दिया गया। पेशवा के सहायक त्र्यंबक राव को आजीवन कारावास देकर बनारस के चुनार के दुर्ग में कैद कर दिया गया। नाम मात्र के छोटे से राज्य सतारा में छत्रपति शिवाजी के वंशज को राजा बनाया गया और इस प्रकार हेस्टिंग ने पेशवा का अंत कर दिया। तो इस तरह उन्होंने मराठा को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अब देखते हैं आंग्ल सिख संघर्ष। ठीक है, तो 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके अगले 10 वर्षों में ही उसका राज्य समाप्त हो गया। सिख क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध होते हैं उसे ही आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट में देखते हैं पंजाब के संदर्भ में ऑसबॉर्न का कहना था कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। जब हम बड़े बड़े ऊंट को निगल चुके हैं तो इस मच्छर की बात ही क्या है। चलिए अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं, जो कि 1845 से 1846 तक रहा। तो प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यूगफ था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में बद्दीवाली और आलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी।
परंतु सबराओं की लड़ाई फरवरी 1846 में निर्णायक सिद्ध हुई इसमें। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात मार्च 1846 में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार सिखों ने सतलज नदी से दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए। इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार कर लिया। लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि संपन्न होती है, जिसके अनुसार राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्य हेतु नियुक्त की गई तथा राज्य के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित करी गई। अब थोड़ा सा रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। यह 1780 से 1839 तक रहे। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 में रंजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। रंजीत सिंह ने कुछ ही वर्षों में मुल्तान, कश्मीर, पेशावर पर अधिकार कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। रंजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया, जिसमें घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति आलार्ड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंतूरा और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोट एवं अमेरिकी कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया। तो ये अपनी सेना को गठन यूरोपीय ढंग से किया। ठीक है, रंजीत सिंह के सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था भी कहा जाता है। तो रंजीत सिंह की सैन्य संगठन को ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रंजीत सिंह ने 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेडकॉफ से अमृतसर की संधि की थी। तो रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेडकॉफ के साथ की थी। अपने भाई द्वारा अपदस्थ अब्दाली के पौत्र शाह शुजा की सहायता के कारण महाराजा रंजीत सिंह को वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। तो यह कौन किया है? विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 तक हुआ। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। रामनगर का युद्ध नवंबर 1848 में, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। तो ये सभी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से ही संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया। गुजरात युद्ध जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर दिया। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। अब अन्य युद्ध तथा संधियाँ देख लेते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस प्रदेश का सामरिक महत्व अत्यधिक था। 1816 में गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को गढ़वाल व कुमायूं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट तैनात की गई। अब आंग्ल वर्मा युद्ध देखते हैं। पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र वर्मा को 3 युद्ध व संधियों के बीच के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर व असम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध
1824 में किया। अंततः 1826 में यांडबू की संधि की गई। 1852 में डलहौजी ने इमारती लकड़ियों व वर्मा के जंगलों पर आधिपत्य की इच्छा से युद्ध किया और लोअर वर्मा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1885 में डफरिन के समय में आंग्ल वर्मा का तीसरा युद्ध हुआ। तत्पश्चात वर्मा का भारत में विलय कर दिया गया। तो तीसरे युद्ध में वर्मा का विलय भारत में कर लिया गया। नेक्स्ट है आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध लड़ा गया। शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह वहां का शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि में रंजीत सिंह भी शामिल हुए। जॉन किन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया। 1840 में दोस्त मोहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा को शासक घोषित कर दिया गया। 1842 से 1878 अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। 1878 से 80 में लिटन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया। कुछ विजयों के उपरांत वहां ब्रिटिश रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई, किंतु अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकारा गया। तो ये था आंग्ल अफगान युद्ध। सिंध अभियान, यह 1843 में होता है। एलनबरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया जाता है। तो इस तरह आपने इस चैप्टर में देखा कि कैसे अंग्रेज़ों की भारत में विजय होती है। सबसे पहले वो बंगाल, फिर मैसूर, मराठा, ये सब करते हुए वो लोग कैसे भारत में विजय प्राप्त करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 1765 में, ठीक है। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी और सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल था? तो इनमें सभी शामिल थे। राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, यार लतीफ़, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसमें तात्कालिक कारण था डी, जो कि अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करने से। अब फिर से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपेल की संधि से इसका अंत होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का फिर से देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक्सला सैपेल की संधि से अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का पेरिस की संधि से इसका अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का और निर्णायक युद्ध रहता है और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठा ने इनका सर्वाधिक विरोध किया। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह बक्सर का युद्ध था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह मीर जाफर इस यहाँ पे नवाब था। नेक्स्ट है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया था? तो 1843 में कब्जा किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किनके बीच हुए थे? तो यह अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुए थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो यह राजा दलीप सिंह थे। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी होता है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया, तो यह कौन सा था? तो यह सर आयरकुट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो यह टीपू सुल्तान था। अब निम्न में से कौन एक सुमेलित है बताना है। तो इसमें डी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य हैं?
तो इसमें केवल 3 सत्य है। देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी है जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो चलिए, आपका इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, साथ ही अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए, अगले वीडियो मिलते हैं। ओके।